अगर आप इसमें सक्सेस होते हैं तो आप बार बार इलेक्शन जीत सकते हैं। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, अब इसका नाम इंडिया हो गया है, INDIA। भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है वर्कर्स को, फार्मर्स को, एग्रीकल्चरल लेबर को और जो दूसरे वीकर सेक्शन हैं उनको। क्योंकि इलेक्शन बहुत नियर बाई है, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, जिन सारी जगहों पर इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस में आपको मैक्सिमम पार्टिसिपेट करना चाहिए जिससे एक सही और क्लियर मेजॉरिटी के साथ एक गवर्नमेंट आए। ऑर्डर पास किया है जिसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, उनके पास कहां से कितना पैसा आया और उन्हें स्पेंड कहां किया ये उनको बताना होगा। सेकंड इनिशिएटिव अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ले सकती है तो वो ये हो सकता है कि जो इलेक्शंस हैं उसमें मिनिमम 1/3 वुमेन्स का होना चाहिए। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज हमने जो टॉपिक लिया है वो बहुत ही करंट टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टी का। दोस्तों देखिए, आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी गांव में, किसी भी विलेज में इंडिया के, तो आपको चाहे वो लिटरेट हो चाहे वो इलिटरेट हो, कैसा भी वो पर्सन हो, उसको पॉलिटिकल पार्टीज के नेम जरूर पता हो, उसको जो लीडर है पॉलिटिकल लीडर उनके बारे में जरूर पता होता है। सब जानते हैं इस पूरे इंडिया में कि राहुल गांधी कौन है, नरेंद्र मोदी जी कौन है, अरविंद केजरीवाल जी कौन है और जो बड़े लीडर हैं सबको सारे लोग जानते हैं। उसका एक सबसे जरूरी से इम्पोर्टेंट वजह है पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया जहां पर हर 6 मंथ में या हर साल कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, इसी वजह से हमारी रूट्स में ये सारी चीजें आ गई हैं। पर हमारे लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये पॉलिटिकल पार्टीज होती ही क्या है, इसका फॉर्मेशन क्या होता है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये क्या काम के लिए बनाई जाती हैं और पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका मेन मोटो क्या होता है। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम ये समझने वाले हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसमें जो इंटरनल चैलेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, उसका कंपोजिशन कैसे होता है और इंडिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी। क्योंकि ये वीडियो एक न्यूट्रल वीडियो है, इसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी भी ग्रुप से कोई भी संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाया जा रहा है जिसमें ये बताया जा सके कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं और उनके वर्किंग एरियाज क्या होते हैं। अगर आपको ये जानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, उनके वर्क क्या होते हैं, कंपोजिशन कैसा होता है, वो किस तरीके से वर्क करती हैं, तो आपको ये वीडियो देखना जरूर चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और बात करते हैं सबसे पहले कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो कुछ लोगों का एक ग्रुप होती है जो कि इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए एक साथ आती है। अब इसमें दो चीज हो सकती है, या तो वो ग्रुप्स के जो लोग हैं वो एक जैसी अपनी आइडियोलॉजी रखते हो, मतलब उनकी सोच जो है वो जिस तरीके से डेवलपमेंट चाहते हैं वो उनका एजेंडा एक जैसा होता है। या दूसरा पर्सपेक्टिव ये होता है कि वो गवर्नमेंट की बनाने के लिए वो एक साथ आए हो। बेसिकली अगर पॉलिटिकल पार्टी की हम लोग डेफिनेशन लेते हैं तो वहां पर होता है जब कुछ लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए एक ग्रुप बना लेते हैं सेम आइडियोलॉजी के, उनको बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो इंडिया में डोमिनेटिंग पार्टीज कुछ ही पार्टीज हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी और इसके अलावा बहुत सारी रीजनल पार्टीज इंक्लूड हैं जो आपको इंडिया में मिल जाएंगी। अब क्योंकि इंडिया में इतनी सारी पार्टीज है और हर एक पार्टी का एजेंडा अलग है, उन सारी पार्टी को एक साथ इस वीडियो में बनाना कवर हम नहीं कर सकते। जो पार्टी होती है उसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो पार्टी फॉर्मेट होती है। अगर हम बात करें एक पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स की, तो पॉलिटिकल पार्टी के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 कंपोनेंट्स की बात करें, वो होता है लीडरशिप। मतलब अगर देखेंगे हम एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पर,
जैसे अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उसमें अगर एग्जाम्पल देखें जो लीडर्स हैं, जैसे राहुल गांधी जी हो गए, प्रियंका गांधी जी हो गई, आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो गए। अगर हम ऐसे ही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, नितिन गडकरी जी हो गए। ये सारे लोग लीडर हैं, टॉप लीडर्स जिसको आप बोल सकते हैं। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वो आता है एक्टिव मेंबर्स। देखिए एक्टिव मेंबर जो फॉलोअर्स होते हैं ना उनसे थोड़े अलग होते हैं। एक्टिव मेंबर वो लोग होते हैं जो कि पार्टी के साथ साथ चलते हैं, चाहे वो पावर में हो या ना हो। एक्टिव मेंबर हमेशा पार्टी के साथ रहते हैं, चाहे उस टाइम उनकी गवर्नमेंट हो या नहीं हो। ऐसे लोग जिनका अटैचमेंट है पार्टी के साथ, जो ऑल टाइम स्टैंड आउट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के साथ, उनको हम लोग बोलते हैं एक्टिव मेंबर। और लास्ट जो कंपोनेंट है फॉलोअर्स, वो लोग होते हैं जो कि टाइम टू टाइम पार्टी को सपोर्ट करते हैं जब वो पार्टी इलेक्शन में आती है। फॉलोअर्स कभी कभी चेंज भी हो जाते हैं और इनका जो नंबर है वो आगे पीछे होता रहता है, बट सबसे ज्यादा जो नंबर होता है वो फॉलोअर्स का ही होता है। उसके बाद जो कम नंबर होता है वो होता है एक्टिव मेंबर का, और जो सबसे कम होता है वो होता है लीडरशिप का यानी लीडर्स का। ये हो गए 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इस कैटेगरी को हमने 7 पार्ट में डिवाइड किया। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बेसिक फंक्शंस होते हैं। उसमें नंबर 1 आता है आपका कॉन्टेस्ट इलेक्शन। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेन एजेंडा ये होता है कि वो किसी भी इलेक्शन में जाए और वहां पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे। तो सबसे पहला काम किसी पॉलिटिकल पार्टी का अगर बोलेंगे हम तो वो माना जाएगा क्या, उसका इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करे। बात करते हैं पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है और अगर विन करती है तो वो अपने एजेंडा के थ्रू आगे बढ़ती है, अपनी पॉलिसीज लेके आती है, अपने प्रोग्राम लेके आती है। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और आप पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, और उन चैलेंजेस को फाइंड आउट करते हुए आपको अपनी पॉलिसीज को एंड प्रोग्राम को आगे लेके जाना होता है। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो आता है मेकिंग लॉ। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसके अगर वो रूलिंग पार्टी बन जाती है, मतलब जो वो गवर्नमेंट में आ जाती है, तो उसको लॉज बनाने होते हैं। इस तरीके के लॉज बनाने होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए बहुत ही सपोर्टिव हो और उनके साथ आगे बढ़े। और ये जितने भी लॉज होते हैं इनको डिबेट करके लेजिस्लेचर उसको डिबेट करके और उसको पास करा के और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये होता है नंबर 3 पर। हम बात करते हैं नंबर 4 जो कि है फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये मेन एजेंडा होता है कि वो गवर्नमेंट को फॉर्म करे और रन करे वहां पर अच्छे से गवर्नमेंट, और जो उसने प्रोमिसेस किए हैं वहां की लोगों से उसको फुलफिलमेंट करे, उसको कंप्लीट करे। नंबर 5 पे अगर हम बात करते हैं तो वो होता है रोल ऑफ अपोजिशन। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस हार जाती है तो उसको मिलती है सेकंड ड्यूटी यानी कि रोल ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। वो एक क्रिटिकल व्यू से जितनी भी पॉलिसीज होती हैं जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसकी पॉलिसीज को बहुत ही क्रिटिकल वे से देखती है, जिससे होता ये है जो भी चीजें ऐसी होती हैं जो कि ठीक नहीं होती गवर्नमेंट में उनको फिगर आउट करती है। तो ये रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। बात करते हैं नंबर 6 पे। अगर आप अपोजिशन में हैं और अगर आप रूलिंग करना चाहते हैं या रूलिंग पार्टी बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए चाहिए वोट। और आप वोट कैसे ले सकते हैं? वो हो सकता है कि जब आप जो भी लोग हैं उनको इस बात के लिए कन्विंस कर लें कि जो रूलिंग पार्टी है आज की डेट में वो सही काम नहीं कर रही, या एक दूसरे तरीके से इसको बोल सकते हैं कि वो सारे काम जो लोग चाहते हैं, जो लोग करवाना चाहते हैं, उन सारे काम को समझ के आप एक ऐसा एजेंडा लेके आए जिससे जितने भी लोग हैं वो उस पर कन्विंस हों। और अगर कन्विंस हों उसके बाद अगर आप उन बातों को लेके जाएंगे इलेक्शन में तो 100% आपको उसमें विन मिलेगी, क्योंकि आपने जो एजेंडास थे, जो लोगों की डिमांड थी उसको समझा। उसके बाद नंबर 7 पे बात करते हैं लोगों का एक्सेस करना बहुत जरूरी है, आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आप जो भी मशीनरीज का यूज कर रहे हैं
जो भी वेलफेयर स्कीम्स बना रहे हैं वो लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। लोगों, जो भी लोग हैं वहां के रहने वाले, उन तक वो पॉलिसीज पहुंचना, बेनिफिट उन तक पहुंचाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। अगर आप इसमें सक्सेस होते हैं तो आप बार बार इलेक्शन जीत सकते हैं। तो ये कुछ पार्ट होते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी के वर्क है। आगे बात करते हैं हम लोग इंडिया के अंदर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। देखिए, वैसे तो इंडिया के अंदर बहुत सारी पार्टी, आज की डेट में हम बात करें तो नियर बाई 750 पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर हैं ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और इससे बेनिफिट ये है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी होंगी उतना ही एक वास्ट लोगों का व्यू सामने आएगा और उतना ही कंट्री के लिए बेनिफिट। यानी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी होना किसी भी कंट्री के लिए एक अच्छी बात है, ना कि बुरी बात। इसका एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट को फॉर्म करने में या फिर गवर्नमेंट खुद बनाने में। और अगर इस तरीके से अगर हम सोचें तो ये हमारी कंट्री के लिए बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री रहती है जहां पर सिंगल पार्टी है, जहां पर बाई यानी 2 पार्टी सिस्टम है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी बहुत सारी पार्टीज हैं। और मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया में वास्ट कल्चर है, नंबर ऑफ द डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। इसीलिए जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो इंडिया को सपोर्ट करता है। देखिए, इंडिया में 2 तरीके की पॉलिटिकल पार्टी होती है जो कि होती है, एक तो रीजनल पार्टी होती है और एक ये आपकी जो कि सेंटर में काम करती है, जो कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होती है। तो आज हम लोग ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे, सिर्फ ओनली 2 पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है। सो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज 2 पार्टीज होती हैं जो कि पूरे इंडिया में इलेक्शंस अपने लड़ती हैं। और जो रीजनल यानी जो स्टेट टू स्टेट जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस लड़ती हैं उनको स्टेट यानी कि स्टेट पार्टी बोला जाता है। उसके कुछ क्राइटेरिया है जिसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम बाद में बात करें। 2 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज की बात करने वाले हैं। एक तो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी भी बोलते हैं। 1885 में बाई A.O. ह्यूम ने इनको फाउंडेशन किया था। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि 1947 से कंटिन्यूसली, उससे पहले से वर्क कर रहे हैं और इनका फ्रीडम फाइट में बहुत बड़ा हाथ है। बड़े लीडर्स की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को रिप्रेजेंट किया उस टाइम पे और बहुत ही अच्छी पॉलिसीज लेके आए पूरी कंट्री के लिए। आफ्टर द 1947 इन्होंने एक मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया और पूरी कंट्री को एक यूनाइट करके रखा। जो पार्टीज के मेन एजेंडाज हैं उसमें अगर हम बात करें तो सेकुलरिज्म हो गया, जो भी वेलफेयर वर्क हो गया उन लोगों के लिए जो कि वीकर सेक्शन है, वीकर इकोनॉमिक सेक्शन है उनके लिए, और माइनॉरिटीज के लिए। उन्होंने एक अलायंस बना रखा है जिसको UPA बोला जाता है। UPA की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब इसका नाम इंडिया हो गया है, INDIA। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो वो है BJP, भारतीय जनता पार्टी। फाउंडेड हुई थी 1980 में, जो कि भारतीय जनसंघ के अकॉर्डिंग बनी थी। भारतीय जनता पार्टी का मेन एजेंडा है कि इनको एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाना है, जो एशियन कल्चर है और जो वैल्यूज है उनको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिसीज बनाती है। कल्चरल नेशनलिज्म यानी कि हिंदुत्व जो है वो इनका एक मेन एलिमेंट है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। मेन एजेंडा की बात करें तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को, पूरे सभी लोगों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें पॉलिटिकल और जो अपना टेरिटोरियल है वो सारा ही डोमिनेट होना चाहिए इंडिया का। भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है वर्कर्स को, फार्मर्स को, एग्रीकल्चर लेबर को और जो दूसरे वीकर सेक्शन है उनको। क्योंकि इंडिया में बहुत सारी पार्टीज हैं, सारी पार्टीज की बात नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट पार्टीज की हमने बात की। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे बात करते हैं चैलेंजेस टू अ पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है, डेमोक्रेसी के अंदर जाके वो सारी चीजें करती है, बट उसके कुछ इंटरनल चैलेंजेस होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज होता है वो होता है लैक ऑफ द इंटरनल डेमोक्रेसी। मतलब हम अगर यहाँ पर ये कहें कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और अगर हम ये कहें कि इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब वहाँ पर जो भी
पोस्ट होती हैं, उनका जो सिलेक्शन होता है वो डेमोक्रेटिक वे में नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हमने देखा है स्टार्टिंग से जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है वहां पर डोमिनेशन है किसी फैमिलीज का, या फिर जो भी हाई लीडरशिप है उनका वहां पर डोमिनेशन होता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में, ये पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा कि डोमिनेशन कुछ लीडर्स का होता है, कुछ फैमिलीज का होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो पॉलिटिकल पार्टी वर्क करती है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो जो डायनेस्टिक सक्सेशन होता है, जैसे राजा का बेटा राजा बनता है या किंग का बेटा किंग बनता है, वो भी आपको पॉलिटिकल पार्टीज में देखने को मिलता है। जो लीडर हैं उनके बेटे ही आगे आके लड़ते हैं, तो वो एक तरीके से जो डायनेस्टिक रूल होता है, पहले जैसे राजा महाराजा होते थे। बात करें नेक्स्ट चैलेंज की, वो आता है मनी एंड मसल पावर, यानी कि जो पार्टी में जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है, उसका डोमिनेंस देखने को मिलता है। तो उसको आपको ये हम बोल सकते हैं कि जो रिच पीपल हैं पार्टी के अंदर, वो उस पार्टी को डोमिनेट करने लग जाते हैं, उस पार्टी को होल्ड करने लग जाते हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी वैसी होती हैं, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो आपको ऑप्शन ही ऐसा देती हैं कि वो मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती है। आइए हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका रिफॉर्म किया जा सकता है, या फिर जो करंट सिचुएशन है उससे थोड़ा सा आगे निकला जा सकता है। नंबर 1 पे हम बात करते हैं कि हमने देखा है जो एमपीज और एमएलएज होते हैं, ये अपनी पार्टीज को चेंज कर देते हैं, थोड़े टाइम बाद ये दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, या जीत कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, या फिर चेंज करते रहते हैं। डिफेक्शन लॉ को लाया गया है, जिसमें ये होता है कि अगर जो भी एमएलएज और एमपीज अगर अपनी पार्टीज को चेंज करते हैं तो वहां पर फिर दोबारा या री इलेक्शन होता है। अगर तब वो एमएलए बनते हैं तो फिर वो एमएलए और एमपी वैलिड होते हैं, अदरवाइज उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो वो आता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जिससे रिड्यूस होगा इन्फ्लुएंस ऑफ द मनी एंड मसल, जिसमें आपको अपने आप का एक एफिडेविट देना पड़ता है। उस एफिडेविट के अंदर आपकी फैमिली की इनकम, आपकी कितनी लैंड है, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है या नहीं, उन सभी की डिटेल उस एफिडेविट में देना होती है। और वो जो एफिडेविट होता है वो एफिडेविट पब्लिकली रहता है, मतलब कोई भी उसको देख सकता है, और अगर किसी को ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन भी उस पर लगा सकता है। जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, उनके पास कहां से कितना पैसा है और उन्होंने स्पेंड कहां किया ये उनको बताना होगा, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। और अगर हम सजेशन देना चाहें तो पॉलिटिकल पार्टीज को हम ये सजेशन दे सकते हैं कि उनको सबसे पहले अपने अंदर यानी कि इंटरनल डेमोक्रेसी करना चाहिए, जिससे जो भी उनका हेड बने या जो भी उनके लीडर्स बने या जो भी लीडरशिप है उसको एक डेमोक्रेटिक वे में वो इंटरनल डेमोक्रेसी जिसको हम बोलेंगे उसमें रिप्रेजेंट करें और अच्छे लीडर्स को लेके आए सामने जो कि डिजर्विंग है। सेकेंड इनिशिएटिव अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ले सकती है तो वो ये हो सकता है कि जो इलेक्शन है उसमें मिनिमम 1/3 वुमेन्स का होना चाहिए, जिससे एक रिप्रेजेंटेशन आए वुमेन्स का भी पार्लियामेंट में और विधानसभा में। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं कंट्री के लिए वहां पर वुमेन का पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। इससे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए गवर्नमेंट को अपनी तरफ से कुछ सम ऑफ मनी देना चाहिए, जिससे अगर वो पुअर है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, कैपेबल है, बट उसके पास उसके लिए मनी नहीं है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो फंड प्रोवाइड करे। और अगर फंड प्रोवाइड करेंगे जिससे वो इलेक्शन लड़ेगा और अगर अच्छा कैंडिडेट होगा तो वो विन करके आएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे बहुत अच्छे चेंजेस आ सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में भी। तो दोस्तों ये जो हमने बात की, आज हमने आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का पूरा कि वो किस तरीके से उसके कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शनिंग क्या होती है, क्या सजेशन होते हैं, उनके अंदर चैलेंजेस क्या होते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको स्टेप्स क्या लेने चाहिए। इंडिया की जो मोस्ट प्रोमिनेंट 2 डोमिनेटिंग पार्टीज हैं बीजेपी और कांग्रेस, उनके बारे में हमने बताया। हमने आपको ये कोशिश करी है कि हम अपनी तरफ से जितनी आपको इजी लैंग्वेज में बता सके हमने बताने की कोशिश। बाकी अगर आपको डीपली नॉलेज चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको उससे ज्यादा डीप नॉलेज लेके आएंगे और आपको बताएंगे थोड़ा और डीप इन सारी चीजों का। क्योंकि इलेक्शन बहुत नियर बाई है, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, इन सारी जगहों पर इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस में आपको मैक्सिमम पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे एक सही और क्लियर मेजॉरिटी के साथ एक गवर्नमेंट आए। जो भी डेट्स आई हैं आपके स्टेट में इलेक्शंस की, उसमें जाइए और वोट करिए और
अच्छे कैंडिडेट को चूज करिए, डेवलपमेंट मिल सके, वहां के लोगों को अच्छा विधायक फिर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली मिल सके और वो आपकी स्टेट के लिए, आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए और आपके गली मोहल्ले के लिए बहुत अच्छा काम कर सके। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वॉचिंग अस कंटिन्यूअसली।